बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 8 के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ जो सबसे मेन पोर्शन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन का है। और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने टू दी पॉइंट अटैम्प्ट करने होते हैं, बहुत मुख्तसर नहीं कर देने, ना ज़्यादा उसको एक्सटेंड करना होता है, उससे टाइम वेस्टेज होती है। तो अब शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये आज मैं टू दी पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए निकाले हुए हैं, ये मैं डिस्कस करूँगा। तो ये पढ़ने के बाद एक तो आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के याद हो जाएंगे, प्लस कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होता है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारा इंशाल्लाह ताला इसके साथ डिटेल के साथ बात होगी। तो चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें तमाम पॉसिबल जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो शामिल किए गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड गिव वन एग्जांपल। तो वन एग्जांपल पूछी जा सकती है, टू भी पूछी जा सकती है, एनी हो। ये वैसे आपने डेफिनेशन वगैरह की हुई है थ्योरी के अंदर, दोबारा सिर्फ रिवीजन की जा रही है। It is a vibratory motion in which acceleration of the body is directly proportional to displacement from mean position and is directed toward the mean position। और इसकी एग्जांपल इसमें आप लिख सकते हैं, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी अटैच टू वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग, ये इसकी एग्जांपल है। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, और इसके बाद वाइब्रेटरी मोशन ऑफ बॉल इन अ बाउल, ये एग्जांपल इसकी दी जा सकती है। हाँ जी, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दी नेसेसरी कंडीशन फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन आर, ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, चैप्टर 10 की जो बुक में एक्सरसाइज है वहां पर भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। नंबर 1 है बॉडी दैट कैन वाइब्रेट, और नंबर 2 प्रेजेंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं बॉडी को ऑसिलेट होने के लिए। नेक्स्ट फिर है रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये जब किसी बॉडी को स्ट्रेच या कंप्रेस किया जाता है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाकर ये एक्टिविटी की जाती है, और उसकी वजह से स्प्रिंग में या बाकी इलास्टिक जो बॉडी है उसके अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसका काम ये है कि उसने बार बार बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ मूव करना होता है, एक्सेलरेट करना होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स which always pushes or pulls the object performing oscillatory motion toward the mean position is called restoring force। दूसरी इसकी जो आप डेफिनेशन लिख सकते हो वो मैंने टॉपिक पढ़ाते हुए बताई थी, वो आप यूँ लिख सकते हैं कि द फोर्स विच इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। और ये याद रखिए कि रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल ही होती है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये है डिफाइन वाइब्रेशन, या क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन ऑसिलेशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। या इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन back to the same extreme position is called one vibration or one oscillation। अब क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन टाइम पीरियड। तो ये होता है किसी ऑसिलेटिंग बॉडी का एक ऑसिलेशन या वाइब्रेशन कंप्लीट करने का जो टाइम है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसके बाद है जी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है कोई बॉडी एक सेकंड में जितनी ऑसिलेशंस
या वाइब्रेशन कंप्लीट करे उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस completed in 1 second is called frequency. SI unit of frequency is hertz. नेक्स्ट फिर डिफाइन एम्पलीट्यूड। बच्चों जब आपकी बॉडी मीन पोजीशन से अवे मूव करती है ऑसिलेटरी बॉडी, उसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जाता है। मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है, तो जैसे जैसे बॉडी ने मीन से एक्सट्रीम की तरफ बाहर की तरफ जाना है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जाएगा। तो बॉडी का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसके बाद है जी स्टेट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के हमारे सिलेबस में 3 टॉपिक्स हैं। स्प्रिंग सिस्टम है, पेंडुलम है, मोशन ऑफ बॉल इन अ बाउल है। ये टॉपिक पढ़ने के बाद अगर हम कंक्लूजन निकालें, उसके मेन पॉइंट्स लिखें, तो वो होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फिर क्या है? A body executing simple harmonic motion always vibrates about its mean position. यहाँ तक ही काफी है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहली तो हो गया कि बॉडी execute a simple harmonic motion always vibrates about its mean position. फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। ये इसकी डेफिनेशन में लिखी जाती है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इस वजह से अगर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, फिर मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो वहाँ फिर एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन विल बी 0 एट मीन पोजीशन and will be maximum at extreme position. Velocity is maximum at mean position and is 0 at extreme position. हाँ जी, its velocity is maximum at the mean position and is 0 at the extreme position. इसके बाद है जी क्वेश्चन व्हाट आर डैम्ड ऑसिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में रिपीटेडली आया हुआ है। What are damped oscillations? How damping progressively reduces the amplitude of oscillation? तो ये जिसका टॉपिक के अंदर हम डिफाइन करते हैं oscillation of the system in the presence of some resistive force are called damped oscillations. बाकी इसकी वजह बतानी है कि डैम्पिंग की वजह से एम्पलीट्यूड रिड्यूस क्यों हो जाता है। तो ड्यूरिंग डैम्पिंग एनर्जी इज कंटिन्यूसली डिसिपेटेड फ्रॉम द सिस्टम। डिसिपेट का मतलब होता है खारिज होना। तो मतलब ये है कि डैम्पिंग की वजह से, अपोजिंग फोर्स की वजह से जो सिस्टम की एनर्जी है वो मुसलसल डिसिपेट होती है। जब एनर्जी कम होती जाएगी उससे फिर उस सिस्टम का एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता जाता है। और ये जो अपोजिंग फोर्स होती है, ये मेन अपोजिंग फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। तो फ्रिक्शन की वजह से बॉडी की एनर्जी लॉस होती है मुसलसल, और उस वजह से उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा। तो ड्यूरिंग डैम्पिंग एनर्जी इज कंटिन्यूसली डिसिपेटेड फ्रॉम द सिस्टम एंड इज हाँ दैट इज वाई amplitude of the oscillations gradually decreases with time. अब क्वेश्चन नंबर 9 डिफाइन वेव।
तो a wave is a disturbance in the medium which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time। तो ये जब वेव का टॉपिक यहाँ पर शुरू होता है वहाँ स्टार्ट में ही सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी होती है। उसके बाद है जी क्वेश्चन व्हाट आर डिफाइन मैकेनिकल वेव्स। ये क्वेश्चन में मैकेनिकल वेव्स पूछा जाता होता है और बाद दफ़ा इसके साथ इसकी दो एग्जांपल पूछ लेते हैं या इसके साथ मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स पूछ ली जाती हैं। तो ये वो वेव्स हैं जिनकी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स, waves produced in stretched string, sound waves, waves produced in slinky। slinky लिख देना काफ़ी है या slinky स्प्रिंग नहीं। तो अब 12th है डिफाइन वेवलेंथ। ये आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो कंप्रेशंस कंसेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस या दो कंसेक्टिव रेयरफैक्शन के दरमियान डिस्टेंस, और इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव दो कंसेक्टिव क्रेस्ट्स या दो कंसेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। फिर डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस तरह हमने पहले डिफाइन किया था मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स है जिनकी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। इसके अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनकी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। तो वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन फॉर देयर प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फॉर एग्जांपल ऐसी कौन सी वेव्स हैं जिन ये रिक्वायरमेंट होगी? रेडियो वेव्स, फिर टीवी वेव्स, एक्सरेज, हीट वेव्स, माइक्रोवेव्स। तो ये सारी की सारी वो वेव्स हैं जिनको किसी किस्म की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये वैक्यूम में से भी ट्रेवल कर सकती हैं। 14th है व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ये अलग से मैंने लिखा हुआ है। नॉर्मली इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता होता है कि डिफाइन मैकेनिकल वेव्स, व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो खैर जिस तरह भी आए आपने अटेम्प्ट कर लेना है। अब अगर इस टाइप्स लिखें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। नंबर 1 है ट्रांसवर्स वेव और सेकंड टाइप है लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स। अब डिफाइन करेंगे हम ट्रांसवर्स वेव। ये वो वेव्स हैं जिनमें जो पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन है वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है, जैसे वाटर वेव। अब वाटर में जब वेव्स पैदा होंगी तो वाटर के पार्टिकल उसी जगह पर अप डाउन मूव करेंगे, जबकि वेव जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फॉरवर्ड ट्रेवल करेगी। तो इस तरह वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर to the propagation of wave. So waves, transverse waves are such waves in which particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave. For example, waves produced in, अलग लाइन में लिख देते हैं, एग्जांपल हाईलाइट कर लेते हैं। नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन दी स्ट्रेच स्ट्रिंग। ये ट्रांसवर्स वेव है। वेव्स प्रोड्यूस ऑन वाटर सरफेस, ये भी ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल है। इस तरह वेव्स प्रोड्यूस इन स्लिंकी, स्लिंकी में भी ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस की जा सकती है।
फिर मैकेनिकल वेव की दूसरी टाइप है कंप्रेशनल वेव, या इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये वो वेव्स हैं जिनमें वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव होती है। तो दीज आर द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल्स को हम हाईलाइट कर देते हैं। Sound waves, water waves produced in slinky due to compressions and rarefactions। ये दो जो हैं ये कॉमन एग्जांपल्स हैं इसकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। तो बच्चों ये लॉन्गिट्यूडनल या इसको कंप्रेशन दोनों नाम यूज होते हैं। इसके बाद है जी क्रेस्ट। ये ट्रांसवर्स वेव का वो पार्ट है जहाँ पर डायरेक्शन जो है वो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो अब क्रेस्ट को अगर डिफाइन करें, पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसवर्स वेव which show maximum displacement in upward direction are called crest। तो troughs होते हैं पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स which show maximum displacement in downward direction are called troughs। आगे क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि draw a transverse wave with an amplitude of 2 cm and a wavelength of 4 cm, label a crest and trough on the wave। तो ये फिगर बना रहे हैं जिसमें वेव का एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है और इसकी वेवलेंथ वो है 4 सेंटीमीटर। ये एक्चुअली आपने स्केल से इस तरह बनाना है कि ये देखिए, पहले तो आप ये लाइन ड्रा कर लें। ये इस लाइन और इस लाइन के दरमियान डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ले लें और ये यहाँ सेंटर वाली लाइन से लेकर इस लाइन का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर। तो ये वेव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और फिर इस तरह आप यूँ करना कि 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से ये बल्कि 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से, हाँ ये एक बॉक्स सॉरी 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से आप ये लाइन लगा लेना है। और फिर जो वेव आपने ड्रा करनी है तो यहाँ से शुरू करके ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो 2 सेंटीमीटर के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। आप 0 से स्टार्ट करोगे, 2 सेंटीमीटर के बाद डिस्प्लेसमेंट 0, उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और नेक्स्ट 2 सेकंड के बाद फिर डिस्प्लेसमेंट 0 और उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड के बाद 0। तो ये फिर यहाँ से लेकर एक क्रेस्ट से लेकर नेक्स्ट जो क्रेस्ट है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये ऑटोमेटिकली 4 सेंटीमीटर बनेगा। तो ये 1 2 3 एंड 4 सेंटीमीटर। तो ये आपने स्केल से मेजर करके ये हल्की सी लाइन लगाकर बाद में ये सिमेट्रिकली वेव्स ड्रा कर देनी है। और इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है ये मैंने एरो लगाया हुआ है, ये आप शो करोगे क्रेस्ट, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करने वाला पॉइंट है ये बन जाएगा ट्राफ। इस तरह फिर आपने ये वेव ड्रा करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 है डिराइव अ रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव। राइट अ फार्मूला रिलेटिंग स्पीड ऑफ वेव टू इट्स टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। ये बोर्ड का क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, या ये इस तरह भी आया था डिराइव वेव इक्वेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब वेव की इक्वेशन डिराइव करने से पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि वेव इक्वेशन बेसिकली है क्या चीज़। जी अगर इसको डिफाइन करें तो द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव इज नोन एज वेव इक्वेशन। तो ये वेव इक्वेशन बेसिकली किसी वेव की वेलोसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका वेवलेंथ का रिलेशन है। अब इसको डिराइव करने के लिए हम ये कंसीडर करेंगे कि चूँकि वेव एक डिस्टर्बेंस है जो ट्रैवल करता है और ये ट्रैवल करता है तो इसकी एक सर्टेन स्पीड भी होगी। तो वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम
which travels from one place to another and hence has a specific velocity. तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, फिर v इक्वल टू आ जाएगा d ओवर t। अब देखिए, अगर किसी वेव के लिए टाइम पीरियड की जो टाइम की वैल्यू है वो टाइम पीरियड के इक्वल हो जाए, फिर उसका डिस्टेंस कवर्ड जो है वो इक्वल टू हो जाएगा वेव लेंथ। मैं बताता हूँ आपकी तरह। टाइम पीरियड वो टाइम है जो किसी वेव को किसी एक पॉइंट से गुजरने में रिक्वायर्ड होता है। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और आसान अल्फाज में बताऊंगा आपको कि टाइम पीरियड उतना टाइम है जितने टाइम में किसी प्लेस से किसी पॉइंट से एक वेव गुजरती है। जब टाइम पीरियड में किसी पॉइंट से एक वेव गुजरेगी, एक वेव गुजरते हुए जो डिस्टेंस कवर होना है वो फिर एक वेव लेंथ के इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए जब टाइम पीरियड के इक्वल हो जाएगा, फिर डिस्टेंस मूव्ड बाय द वेव है वो इक्वल टू आ जाएगा उसकी वेव लेंथ के इक्वल। If time taken by the wave from one point to another is equal to time period, then distance covered by the wave will be equal to wavelength. अब हम v को लिख देंगे, डिस्टेंस की जगह पर आ गया वेवलेंथ और टाइम की जगह पर आ गया टाइम पीरियड, या आप इसको यूँ लिख लें 1/t मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा। अब 1/t जो है ये होता है फ्रीक्वेंसी के इक्वल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो देयरफॉर 1/t की जगह पर f आ जाएगा। तो फिर वेव इक्वेशन बन गई v इक्वल टू f लैम्डा। ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द वेव, जो कि हर तरह की वेव पर अप्लाई की जा सकती है। इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिपल टैंक। तो ये रिपल टैंक बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वाटर वेव को जनरेट करने के लिए और वाटर वेव की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए ये अपरेटस यूज होता है। तो रिपल टैंक इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू प्रोड्यूस एंड टू स्टडी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वेव सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। अब डिफाइन करेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ये तीनों डेफिनेशन आपने रिपल टैंक में भी पढ़ी थी। तो रिफ्लेक्शन एक्चुअली उस प्रोसेस का नाम है जिसमें वेव किसी एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम पर टकराए और उसकी सरफेस ही से मुड़कर वापस पहले मीडियम में आ जाए। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। व्हेन अ वेव मूविंग इन वन मीडियम falls on the surface of another medium, they bounce back into the first medium. This phenomenon is called reflection of wave. इसके बाद है डिफाइन करना है हमने रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो रिफ्रैक्शन वो प्रोसेस है जिसमें वेव किसी एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाती है और दाखिल होने के बाद उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस का नाम है रिफ्रैक्शन। यानी रिफ्रैक्शन में तो ये होता है कि वेव दूसरे मीडियम की सरफेस से ही टकरा के वापस आ जाती है, जबकि रिफ्रैक्शन में ये होगा कि वेव एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए फिर दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाएगी, एंटर हो जाएगी, और एंटर होने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो व्हेन वेव्स फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इन द सेकंड मीडियम एट सम एंगल, their direction of travel may change. This phenomenon is called refraction of waves. उसके बाद है डायफ्रैक्शन। ये वेव की बेंडिंग का नाम है, जब वेव किसी रुकावट ऑब्स्टेकल या शार्प एजेस के से गुजरती है तो ये फिर इसकी शेप चेंज हो जाती है, यानी ये बेंडिंग आ जाती है इसमें। इस बेंडिंग को कहते हैं डायफ्रैक्शन। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। ये फिर क्वेश्चन है, डज साइड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, does increasing the frequency of a wave also increases its wavelength।
इफ नॉट हाउ आर दीज क्वांटिटीज रिलेटेड। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या किसी वेव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो क्या उसकी वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो भी इसका आंसर है उसको फिर आपने वेरीफाई करना है, एक्सप्लेन करना है। तो पहली तो बात ये है कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से वेवलेंथ इंक्रीज नहीं होती। इनका जो बेसिक रिलेशन है v इक्वल टू एफ लैम्डा, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी v ओवर एफ। तो अगर वेव की स्पीड कांस्टेंट कंसीडर की जाए, जो कि कांस्टेंट होती है, तो फिर लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो उससे वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। This shows that wavelength is inversely proportional to frequency. Therefore, by increasing the frequency of wave, its wavelength decreases. यहाँ इसकी रीजन लिख देते हैं। If speed of the wave is constant, since speed of the wave is constant, so therefore लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड व्हाट विल बी चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन एज, टाइम पीरियड की रिलेशन होता है 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। अब अगर इसका जो इसकी लेंथ है वो डबल कर ली जाए, यानी अब लेंथ एल है, इसको डबल करके 2l कर दिया जाए, फिर टाइम पीरियड चेंज होकर हो जाएगा टी प्राइम, वो इक्वल हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट 2l ओवर जी। ये 2 को अगर स्क्वायर रूट से बाहर लिखे तो ये लिखा जाएगा स्क्वायर रूट 2 इनटू में आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर जी। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये है एक्चुअल टाइम पीरियड। अब जो न्यू टाइम पीरियड है वो एक्चुअल टाइम पीरियड का स्क्वायर रूट 2 टाइम्स हो गया है। This shows that if length of simple pendulum is doubled, then its time period becomes square root 2 times the original time period। मतलब कि लेंथ डबल करने से टाइम पीरियड जो है वो स्क्वायर रूट 2 टाइम हो जाएगा। इसके बाद है बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन टू द फ्लोर एंड कीप्स बाउंसिंग, इज द मोशन ऑफ द बॉल simple harmonic motion? Explain. So no, bouncing a ball from floor is not a simple harmonic motion because it is not vibrating about its mean position. इसकी mean position बार बार change होती जाएगी। Acceleration is not directed toward the mean position, दूसरी इसकी वजह होगी। और acceleration is not directly proportional to displacement from mean position। तो ये 3 मेन रीजंस हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के अगेंस्ट है। इसलिए हम कहेंगे कि ये बाउंसिंग ऑफ बॉल जो है दैट इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अ स्टूडेंट परफॉर्म 2 एक्सपेरिमेंट्स विद अ सिंपल पेंडुलम। he or she used bobs of different masses by keeping other parameters constant. To his or her astonishment, the time period of the pendulum did not change. Why? बॉल उसने डिफरेंट चेंज किए हैं लेकिन टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ। इसकी आखिर वजह क्या है? रीज़न ये है कि टाइम पीरियड का फार्मूला देखो, ये है 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। ये फार्मूला एक्सप्लेन कर रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मैस से इंडिपेंडेंट है, ये मैस पर डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए डिफरेंट बॉल्स अगर बॉब चेंज कर लें मैच चेंज हो जाएगा, लेकिन चूंकि मैच से टाइम पीरियड इफेक्ट नहीं होता इसलिए टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट रहेगा।
The time period of simple pendulum is given as time equals 2 pi square root L over G. This question shows that time period of simple pendulum is independent of mass of pendulum bob. Therefore, time period remain the same for bobs of different masses. What types of wave do not require any material medium for their propagation? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट require medium for their propagation. Plane wave in ripple tank undergo refraction when they move from deep to shallow water. What change occur in the speed of the wave? तो जब वेव किसी डीप से शैलो वाटर में दाखिल होंगी तो डेफिनेटली उनका साइज डिक्रीज हो जाएगा। साइज के डिक्रीज होने से वेवलेंथ कम हो जाती है और आपको पता है कि v इक्वल्स टू एफ लैम्डा रिलेशन होता है, तो इसके अकॉर्डिंगली फिर उस वेव की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो व्हेन वाटर वेव इन रिपल टैंक मूव फ्रॉम डीप टू शैलो पार्ट इट्स स्पीड डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ द वेव। नेक्स्ट फिर एक और ये साइड पर लिखा हुआ क्वेश्चन था आपकी बुक में। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल। यानी वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएंगे। इसके लिए एक्सप्लेन कर लेते हैं अब। तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। के तो कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्स नॉट जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, वेयर एक्स नॉट इज द एम्पलीट्यूड एंड के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। अब कंडीशन ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल टू हो जाए पोटेंशियल एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी तो फिर चूँकि एनर्जी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी काइनेटिक और पोटेंशियल में, फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल हो जाएगी हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी इसमें हाफ एनर्जी काइनेटिक होगी, हाफ पोटेंशियल होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर बन जाएगी हाफ ऑफ दी टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स इसमें डिस्प्लेसमेंट है, इफ एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट देन, और एक्स नॉट जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, तो हाफ ऑफ दी टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी ब्रैकेट के अंदर। अब हाफ 1/2 और ये 1/2 कैंसिल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया 1/2 एक्स नॉट स्क्वायर। तो आप लिख लें एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया एक्स नॉट स्क्वायर ओवर 2। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट की, तो बोथ साइड का स्क्वायर रूट कर लें, फिर एक्स इक्वल आ जाएगा एक्स नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिस्प्लेसमेंट जिस पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाती है वो इक्वल हो जाएगा एम्पलीट्यूड का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। तो या यूँ कह लें कि ये 1/2 टाइम दी एम्पलीट्यूड हो जाएगा। Therefore, when kinetic energy and potential energies are equal, displacement becomes 1/√2 times the amplitude. 31st है, which are the motions are examples of simple harmonic motion? Up and down motion of a leaf in water pond, motion of ceiling fan, motion of hands of clock। ये hands of clock का मतलब जो clock की needles होती हैं। motion of plucked string fixed at both ends, movement of honey bee। इसमें अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एग्जांपल है वो है अप एंड डाउन मोशन ऑफ लीफ इन वाटर पॉन्ड, मोशन ऑफ अ प्लग्ड स्ट्रिंग एट बोथ एंड्स। इन दोनों मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन इसलिए कहेंगे कि जो लीफ पानी में अप डाउन मूव करता है
उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होती है, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। इसी तरह मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा दोनों केसेस में। इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये जो दो टाइप्स ऑफ मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। नेक्स्ट फिर है व्हाट हैपन्स टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन वाटर वेज पास फ्रॉम डीप टू शैलो पार्ट ऑफ द वाटर। इस क्वेश्चन का आंसर तो है व्हेन वाटर वेज पास फ्रॉम डीप टू शैलो पार्ट of the waterway they bend toward the normal and therefore angle of refraction becomes smaller than angle of incidence। इसको मैं फिगर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये डीप वाटर है और ये जो है इसका ये शैलो पार्ट है। तो अब वेव की एक्चुअल डायरेक्शन ये थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब जैसे वेव डीप से शैलो पार्ट में आई तो इसकी चूँकि स्पीड कम होती है, ये वेव एक्चुअल स्पीड से थोड़ा पीछे रह जाती है, तो फिर ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। इस वजह से जब नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है तो फिर इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से डिक्रीज हो जाता है, उससे कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है जी। इसके बाद डू द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल व्हेन वाटर वेज पास फ्रॉम डीप टू शैलो पार्ट। नो, अभी हम पढ़ चुके हैं कि जब वाटर वेव डीप से शैलो पार्ट में जाएगी तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन वाटर वेव पास फ्रॉम डीप टू शैलो पार्ट। इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट पे 34th है व्हाट डू द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन और रिपल टैक्स represent। तो जो ब्राइट लाइन या ब्राइट फ्रिंज वो शो करेगी प्रेजेंस ऑफ क्रेस्ट इन वाटरवे, और जो डार्क लाइन शो करेगी वो शो करेगी प्रेजेंस ऑफ ट्रफ इन दी ट्रांसवर्स वेव। इसकी वजह ये है कि जब लाइट रे क्रेस्ट के ऊपर पड़ेगी तो वो लाइट को कन्वर्ज कर देता है और उस वजह से ब्राइट लाइन बन जाएगी, और ट्रफ के ऊपर जो लाइट पड़ेगी तो ट्रफ जो है वो लाइट को डाइवर्ज कर देता है, बिखेर देता है, इसलिए ट्रफ के नीचे लाइट नहीं आएगी, वो फिर डार्क लाइन बन जाएगी। व्हेन वाटरवेज आर प्रोड्यूस इन रिवर टैंक crest acts as convex lens आएगा and they convert the incident light and appears as bright fringe या bright line on the screen, while trough acts as concave lens. They diverge the incident light and appear as dark fringe on the screen। ये फिर साइड से इंफॉर्मेशन से लिया हुआ क्वेश्चन है। What are seismic waves? Earthquake produces waves to the body of earth in the form of waves called seismic waves. By studying such waves, geologists learn about the internal structure of earth and information about the occurrence of future earth activity। इसके साथ ही बच्चों ये तमाम जो शॉर्ट क्वेश्चन थे मैंने इसकी रीडिंग करा दी, आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जो सॉल्व करने वाले थे वो आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिए हैं। इंशाल्लाह ताला अब आपको ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो भी पॉसिबल क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिए थे। ठीक है जी, इसके साथ ही ये पीरियड ख़त्म करते हुए अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।